क्या आपने कभी सोचा है आज के युवाओं को आखिर जेन ज़ी ही क्यों कहा जाता है? जो बच्चे स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में बड़े हुए हैं, आखिर उनकी पहचान जेन ज़ी कैसे बनी? और क्या जेन ज़ी को सिर्फ रील्स, मीम्स और सोशल मीडिया की जनरेशन समझना सही है? आज के इस खास कार्यक्रम में हम समझेंगे जेन ज़ी की पूरी कहानी बिना किसी स्टीरियोटाइप के, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले सवाल, जेन ज़ी है कौन? PEW रिसर्च सेंटर के मुताबिक मिलेनियल्स की जनरेशन 1996 पर खत्म होती है और 1997 से जन्म लेने वाले लोग एक नई जनरेशन का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि जेन ज़ी की आखिरी बर्थ ईयर को लेकर अलग अलग संस्थानों और रिसर्च सेंटर में अंतर देखने को मिलता है, इसलिए 1997 से 2012 की रेंज को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे कोई यूनिवर्सल और बिल्कुल तय सीमा नहीं माना जाना चाहिए। अब समझिए नाम में Z क्यों आया। ये कहानी शुरू होती है बेबी बूमर से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में बढ़ोतरी वाली पीढ़ी को बेबी बूमर्स कहा गया। इसके बाद आई जनरेशन X, फिर आई जनरेशन Y, जिसे मिलेनियल्स भी कहा जाता है, और इसके बाद अल्फाबेट में आया अगला अक्षर Z, इसलिए नाम पर पड़ा जनरेशन Z यानी जेन Z। लेकिन जेन ज़ी की असली पहचान सिर्फ उसके नाम में नहीं है। इस जनरेशन के बड़े हिस्से ने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का सामान्य हिस्सा बनते हुए देखा है। इसी वजह से जेन ज़ी को अक्सर डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है, यानी ऐसी जनरेशन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनजान दुनिया में बड़ी नहीं हुई है। सोचिए, पहले किसी सवाल का जवाब जानने के लिए किताब ढूंढनी पड़ती थी, फिर गूगल आया, और अब सवाल पूछने से लेकर जवाब तैयार करने तक एआई मौजूद है। यानी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का तरीका ही बदल चुका है, और इस बदलाव में जेन ज़ी सबसे आगे दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। हर जेन ज़ी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी की जिंदगी स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द हो सकती है, तो कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन, बिजनेस या करियर के लिए कर रहा है। इसलिए पूरी जनरेशन को सिर्फ सोशल मीडिया जनरेशन कहना सही तस्वीर नहीं होगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं के कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के तरीके को बदल दिया है। आज कोई युवा सिर्फ कंटेंट देखता ही नहीं, वह खुद कंटेंट बना सकता है। एक स्मार्टफोन, एक माइक्रोफोन और इंटरनेट कनेक्शन कई लोगों के लिए यही शुरुआत बन सकता है कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग या डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की। यानी ऑडियंस और क्रिएटर के बीच की दूरी पहले से काफ़ी कम हुई है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, और तेज़ी से फैलने वाली हर इंफॉर्मेशन सही हो ये ज़रूरी है। यहीं से आती है एक बेहद ज़रूरी स्किल, डिजिटल लिटरेसी। यानी किसी वायरल पोस्ट को तुरंत सच मान लेने के बजाय उसकी सोर्स क्या है, दावा किसने किया, क्या इसकी स्वतंत्र पुष्टि हुई है, और क्या दूसरी क्रेडिबल रिपोर्ट्स भी यही बात कह रही है। इन सवालों को पूछना जरूरी है, क्योंकि जेन ज़ी के सामने इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, बल्कि सही इंफॉर्मेशन चुनने की चुनौती है। अब बात करते हैं करियर की। जेन ज़ी के सामने ट्रेडिशनल नौकरी के अलावा कई नए करियर ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, स्टार्टअप्स, क्रिएटर इकोनॉमी और एआई से जुड़े नए काम। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जेन ज़ी सरकारी नौकरी या ट्रेडिशनल करियर को छोड़ रही है, बल्कि ज़्यादा सही बात यह है कि इस जनरेशन के सामने करियर चॉइसेस की रेंज पहले से ज़्यादा दिखाई देती है। और अब इस पूरी कहानी में प्रवेश हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी एआई का। एआई टूल पढ़ाई, रिसर्च, कोडिंग, डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहे हैं। जेन ज़ी के लिए सिर्फ ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में बदलाव का हिस्सा है। लेकिन यहाँ भी एक गोल्डन रूल है, एआई पावरफुल हो सकता है, लेकिन एआई का जवाब हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ एआई इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं होगा। एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसके आउटपुट को वेरीफाई करना और सही गलत के बीच फैसला करना, यह स्किल ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब सवाल आता है, क्या जेन ज़ी सोशल इशू को लेकर भी अलग सोच रखती है? क्लाइमेट चेंज, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट
और डिजिटल राइट जैसे मुद्दे युवाओं की पब्लिक कन्वर्सेशन में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई एक यूनिवर्सल जेनजी माइंडसेट नहीं है। इस जनरेशन के भीतर भी विचार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति और अनुभवों के आधार पर बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए जेनजी को बेहतर समझने के लिए तरीका है उसे एक स्टीरियोटाइप की तरह नहीं, बल्कि बदलती दुनिया के बीच बड़ी हो रही जनरेशन के रूप में देखना। और शायद यही इस जनरेशन की सबसे बड़ी कहानी है। जेनजी ने दुनिया को सिर्फ बदलते हुए देखा नहीं, बल्कि बदलाव के बीच ही अपनी ज़िंदगी शुरू की। ऑफलाइन से ऑनलाइन, गूगल से एआई, टेलीविज़न से स्ट्रीमिंग और कंज्यूमर से क्रिएटर तक टेक्नोलॉजी ने इनके सामने पॉसिबिलिटीज़ का पूरा लैंडस्केप बदल दिया है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ चैलेंजेस भी हैं। डिजिटल एडिक्शन, प्राइवेसी, साइबर फ्रॉड, मिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन प्रेशर और लगातार बदलती जॉब मार्केट, ये सभी चैलेंजेस भी इसी डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। इसलिए जेनजी की कहानी सिर्फ स्मार्टफोन की कहानी नहीं है, ये एडेप्टेशन की कहानी है, ये टेक्नोलॉजी के साथ बदलने की कहानी है और सबसे बढ़कर यह उस जनरेशन की कहानी है जिसे आने वाले समय में इकोनॉमी, मीडिया, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को शेप करना है। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो जेनजी है, तो सिर्फ इतना मत समझिए कि सामने वाला रील्स या मीम्स देखने वाले युवा है, क्योंकि जेनजी की असली पहचान उसकी स्क्रीन टाइम से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि वह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके क्या बनाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हाथ में होना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करके भविष्य बनाना पूरी तरह दूसरी बात। यही है जेनजी की असली कहानी। तो ये थी हमारी ये खास रिपोर्ट जेनजी के ऊपर। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।